हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल अकेडमी। डीपीक्यू की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम जो क्लास है अपनी वो है करंट अफेयर की। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। इसके अलावा अपना एक जो 2 साल का फाउंडेशन बैच है वो चल रहा है। अगर कोई इस 2 ईयर प्रोग्राम में इनरोल होना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला सवाल जो आएगा, फीफा महिला वर्ल्ड कप अभी हुआ था, सबको पता है। तो फीफा जो ये महिला वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी विजेता टीम रही थी। फुटबॉल की जो विजेता टीम है वो कौन सी है? इंग्लैंड इसका विजेता रहा, स्पेन, अमेरिका या जापान? तो इसका राइट आंसर है आपका स्पेन। जो फीफा महिला वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल का फीफा महिला वर्ल्ड कप, ध्यान रखना कहां पर हुआ था, ये भी सवाल आ सकता है। तो ये सवाल अगर आपसे पूछ ले कहां पर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों ने संयुक्त रूप से पहली बार हुआ था कि इसका संयुक्त रूप से आयोजन किया था। किसने? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। अब इसकी विजेता कौन कौन सा देश रहा विजेता टीम रही? तो वो थी स्पेन। तीसरा सवाल आपका ये भी आ सकता है कि किस देश को हरा करके स्पेन है जो इसका विजेता बना? तो ये था इंग्लैंड को। किस देश को हराकर? इंग्लैंड को। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके आ सकता है, ध्यान में रखना। हुआ कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। और इसकी विजेता टीम रही वो कौन सी थी? स्पेन था। किस देश को हराकर? तो वो इंग्लैंड को हराकर। क्लियर? नेक्स्ट है देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुला है, वो कहां पर खुला है? नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी बेंगलोर और डी आपका जयपुर। इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर। आईआईटी मद्रास के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है बेंगलोर में, और ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है। नेक्स्ट है विश्व में पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर एक शिखर सम्मेलन हो रहा है, हो रहा नहीं, हो गया। तो वो कहां पर उसका आयोजन हुआ? जो अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उस पर एक सम्मेलन हुआ है, तो वह भारत में है। रूस, कजाकिस्तान, मिस्र या भारत? तो ध्यान रखना पहला हुआ है वो भी, तो यहाँ बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भाग लिया था। तो आप इसको, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष थे वो भी आए हुए थे। तो ध्यान में रखना है कि ये भारत में हुआ, और भारत में भी कहाँ पर हुआ दोस्तों? गुजरात के गांधीनगर में ये जो पारंपरिक चिकित्सा है इस पर शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया। और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, उसके क्या लाभ है, किस तरीके से इसको और बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर इस सम्मेलन में चर्चा हुई। क्लियर? नेक्स्ट है भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, इन कथनों पर हमको विचार करना है। ये 2020 आगे लगा हुआ है, ये सेम सवाल, ये जो स्टेटमेंट थे ये सेंस थे, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। अभी क्या है, जो ये सत्र चल रहा था उसमें मालूम भारत में दाल है उसका कितना उत्पादन हो रहा है, उसकी क्या स्थिति है, उस पर एक स्टेटमेंट दिया गया था। तो इसीलिए ये सवाल है, वापस से आ सकता है। देखते हैं, दाल की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। बिल्कुल, दाल है, कुछ दाल है वो खरीफ की फसल है, कुछ दाल है जो रबी सीजन में उसको पैदावार होती है। दालों के कुल उत्पादन में अगर फिर देखें कुल उत्पादन में, तो रबी सीजन में जो दाल उत्पादन होता है वो 60% से अधिक है। यानी खरीफ में भी कुछ दाल है और कुछ रबी जो सीजन है उसमें दालों का होता है। तो जो रबी की जो फसल है जिसके अंतर्गत दाल है वो 60% उसका उत्पादन खरीफ से ज्यादा होता है, यानी 60% तक होता है। भारत विश्व भर में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान रखना, ये सवाल कई बार आरएस प्रीलिम्स में आता है कि दालों के संदर्भ में अगर देखें तो विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत है। अगर उत्पादक देखें तो भी, अगर वैश्विक उत्पादन का लगभग 25%, उपभोक्ता देखें तो भी वैश्विक खपत का 27%, और आयात देखें तो भी भारत का सबसे बड़ा आयातक भी है। तो ध्यान में रखना है कि हम दालों का सबसे बड़ा उत्पादक अगर देश है वर्ल्ड में तो वो कौन सा है? भारत है। पर यहाँ उपभोग ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से हम फिर भी दाल है वो बाहर से आयात भी करते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि सभी जो ये स्टेटमेंट आपके सही है। दालें खरीफ और रबी दोनों सीजन में उगाई जाती है, और दालों के कुल उत्पादन में रबी सीजन में उत्पादित दालों का योगदान 60% से अधिक है,
और शीर्ष 5 दाल उत्पादक अगर राज्य की बात करें, ये तो थी इंडिया की बात कि इंडिया का पूरे जो वर्ल्ड में पहला स्थान है उत्पादन में। अगर राज्यों की बात की जाए तो एमपी यानी मध्य प्रदेश है, वो नंबर 1 पर है दाल उत्पादन में। दूसरा स्थान अपना महाराष्ट्र का है। तीसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। फिर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। आपको ध्यान में रखना है, पहले 3 स्टेट है, कोई भी चीज उसके नंबर याद रखने हैं। तो मध्य प्रदेश भारत में दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और राजस्थान है वो तीसरे नंबर पर है। क्लियर? अगला सवाल क्या है? वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? विंड एनर्जी में पूरे वर्ल्ड में देखें तो भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये ध्यान में रखना आपको, भारत का स्थान है चौथा। ठीक है, वैश्विक पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। अब पहला किसका है ये देखते हैं। अप्रैल 23 तक हमने 42.8 गीगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ भारत है वो पूरे वर्ल्ड में चौथे स्थान पर है। ये याद रखें, तो याद रख सकते हो आप। अप्रैल 23 तक 42.8 गीगावाट पवन ऊर्जा की स्थापित हमारी क्षमता थी, वो स्थापित हो चुकी है। भारत, चीन देखें तो पूरे विश्व में चीन है नंबर 1 पे। ठीक है, यूएस देखें यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वो है नंबर 2 पर। और तीसरी बात करें तो वो है जर्मनी। तीसरी किसका? जर्मनी का। और इंडिया की बात करें यानी भारत की बात करें तो वो है चौथे स्थान पर। ये रैंकिंग हो गई अपनी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ध्यान रखना, ये भी पूछ सकती है कि वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है? तो चीन का, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा अपना जर्मनी और चौथा भारत। ये हो गया वैश्विक स्तर पर। अब अगर भारत में बात करें तो शीर्ष राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पर राजस्थान, फिर अपना गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। ये याद कर लो कि पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत में बात करें तो राजस्थान प्रथम स्थान पर, और द्वितीय स्थान किसका? गुजरात का, और तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा कर्नाटक, पांचवा स्थान आंध्र प्रदेश का। ये थी पवन ऊर्जा की बात। नेक्स्ट, कोप 28 का मेजबान देश है वो निम्न में से कौन है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप 27 हुआ था, उस पर हमने क्लास, पूरी क्लास हुई थी अपनी। अब कोप 28 की ये मेजबान का मतलब कौन सा, नेक्स्ट कौन सा देश है वो इसका आयोजन करेगा। तो 27 कहां पर हुआ था? मिस्र में हुआ था। मिस्र में भी एक जगह थी, कहां पर? शार्म अल शेख में। ये तो हमने पूरी क्लास ली थी करंट में। अब 28, क्योंकि अभी पेपर बन रहा है, क्या पता उनके दिमाग में 27 ना आके 28 आ जाए कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 28 वो कहां पर होगी। तो उसका मेजबान देश है वो है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात है वो कोप 28 का आयोजन करेगा। निम्न में से किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट है वो लॉन्च किया है? कौन सा ऐसा देश है जो मीथेन ईंधन से चलने वाला एक रॉकेट है वो लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन या रूस? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन पहला बन गया है जिसने मीथेन ईंधन वाला एक रॉकेट है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, राज्य में राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ चला था चर्चा मेरा। उस राइट टू हेल्थ के कुछ नियम बनाने हैं, कुछ उपनियम बनाने हैं। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया? एक समिति गठित की है। तो उस समिति है वो किसकी अध्यक्षता में? उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सत्यवीर शर्मा, बी डॉक्टर एस केसरीन, सी डॉक्टर लक्ष्मण कुमावत, और डी आपका है डॉक्टर कुलशेखर जोशी। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस केसरीन। ये याद कर लो, ये वन लाइनर आज की क्लास के मुख्य सवाल, ये देख लो आप, वन लाइनर सवाल है, आ सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि राइट टू हेल्थ पर जो भी नियम या उपनियम बनाने के लिए राज्य सरकार ने डॉक्टर एस के सरीन इनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति है वो गठित की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? ये पहले भी करवाया था, दोबारा रिपीट करवा रही हूँ कि कहां पर राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय वो स्थापित किया गया है या किया जाएगा। बजट में घोषणा की थी तो वो बीकानेर, जयपुर, कोटा या सीकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जयपुर। ये पक्का सवाल आ रहा है, याद कर लो कि राज्य का पशु विज्ञान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अभी जो चल रही थी विधानसभा उसमें जयपुर विश्वविद्यालय विधेयक
2023 है वो पारित कर दिए और कहां पर स्थापित किया जाएगा? जोबनेर जयपुर में इसकी स्थापना होगी। कहां पर? जोबनेर जयपुर में। और पहला कहां पर है? बीकानेर में। जब भी तो बोला ना, राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा जो विज्ञान विश्वविद्यालय वो स्थापित किया जाएगा। कहां पर? जयपुर। और जयपुर में जोबनेर जयपुर में। अगर आपसे पूछ ले पहला कहां पर है, तो पहला है अपना बीकानेर में। क्लियर? अगला सवाल, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 है। इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं, वो कथन पर विचार करना है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, राज्य इस विधेयक को पेश करने वाला देश का पहला राज्य है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जो ये न्यूनतम आय गारंटी विधेयक है ये पारित किया है। दूसरा, राज्य में अब सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को एक वर्ष में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इसके अंतर्गत होगा क्या? न्यूनतम गारंटी आय विधेयक जो लाया है, इसके अंतर्गत क्या होगा? तो एक तो ये देश का पहला राज्य है जो इस तरीके का विधेयक जो है वो पारित किया गया है। दूसरा, इसके अंतर्गत राज्य में जो भी ग्रामीण या शहरी परिवार है उनको 125 दिन का, एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का रोजगार उनको देंगे। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत वृद्ध है, एकल नारी पेंशन योजना है, या जो भी जिस तरीके की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पेंशन योजना चल रही है, उनके तहत हर महीने न्यूनतम उनको 1000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ठीक है, न्यूनतम पेंशन उनको कितने मिलेगी? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत उनको 1000 रुपए तक की न्यूनतम पेंशन है वो मिलेगी। क्लियर? अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य? केवल एक, दो, एक और दो, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर का उपयुक्त सभी। ये राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 है, उसकी मुख्य बातें आपसे इंटरव्यू में भी ये पूछ सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देना। अगला, नागौर जिले की डेह तहसील, एक तो नागौर में, नागौर के आसपास के क्षेत्र में, और एक नागौर जिले की डेह तहसील है, उसमें किस खनिज के भंडार मिले हैं? कौन सा खनिज है जिसके भंडार मिले हैं? संगमरमर, चूना पत्थर, तांबा या पोटास? तो इसको ध्यान रखना दोस्तों, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, लाइमस्टोन है उसके भंडार मिले हैं। कहां पर? ध्यान रखना, नागौर जिले की डेह तहसील में। नागौर जिले की डेह तहसील में लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है प्रदेश का सॉरी पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ है। देश का, प्रदेश का, देश का नहीं प्रदेश का, राजस्थान का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ है। किसको जारी हुआ है? नूर शेखावत, बी हाशिम, सी सुकुन जोशी, डी प्रकृति कुमारी? तो इसका राइट आंसर है नूर शेखावत। ये प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर है जिसको जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अगला सवाल, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था। जो भी राष्ट्रमंडल के संसदीय संघ उनके सारे जो सदस्य थे वो आए हुए थे, उनकी और 2 दिवसीय एक सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था। तो ये कहां पर हुआ था? हुआ ये राजस्थान में हुआ। राजस्थान में कौन सी जगह? जयपुर या फिर चेन्नई, उदयपुर या लखनऊ? तो अब मैंने बता दिया राजस्थान, तो ये याद रखना उदयपुर में हुआ है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 2 दिवसीय मीटिंग हुई है, हो गई है। कहां पर हुई है? तो वो ये उदयपुर में। अगला सवाल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, इसने एक रिपोर्ट, स्टडी रिपोर्ट पेश की थी। उसमें ये बोला विंड एनर्जी पोटेंशियल में भी अग्रणी राज्य है वो कौन सा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की एक हालिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें ये बोला कि ऐसा कौन सा राज्य है जो पोटेंशियल अगर हम देखें तो भी वो सबसे पहले स्थान पर अग्रणी राज्य है, तो वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा वो राज्य है राजस्थान। ठीक है। सेफ फुटबॉल कप हुआ था, सेफ फुटबॉल कप 2023, उसका विजेता देश कौन था? यूक्रेन, भारत, उरुग्वे या कुवैत? तो इसका विजेता देश था वो था भारत। सेफ फुटबॉल हुआ था 2023, उसका विजेता देश था भारत, और उप विजेता टीम कौन सी थी? कुवैत। उप विजेता टीम कौन सी थी? कुवैत थी। और यानी भारत ने कुवैत को हरा करके ये खिताब जीता था। और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो कौन था? वो थे फुटबॉलर सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ये टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। से फुटबॉल 2023 उसका विजेता टीम थी वो थी भारत।
नेक्स्ट सवाल है, दुनिया का यानी विश्व का प्रथम थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र है, उसकी स्थापना की गई है कहां पर? उसका नाम भी आपके सवाल में दे रखा है कि विश्व का प्रथम थोरियम, जनरली हम क्या करते हैं, जो परमाणु रिएक्टर से उसमें यूरेनियम का करते हैं, यूज करते हैं, यहाँ पर थोरियम ईंधन के रूप में यूज होगा। और वो परमाणु संयंत्र, उसकी स्थापना कहाँ की गई है और उसका नाम दिया है भवानी। उस परमाणु संयंत्र का नाम क्या रखा गया है? जो थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र है उसको नाम दिया है भवानी। क्या नाम दिया है? भवानी। ये भी आ सकता है कि भवानी निम्न में से क्या है। अब ये जो भवानी है ये दुनिया का प्रथम थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, याद रखना। भवानी दुनिया का प्रथम थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र है, वर्ड का है, ध्यान देना। और ये तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में कहां पर है परमाणु संयंत्र? कलक्कम में इसकी स्थापना की गई है। वर्तमान में देश में देखें तो 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है वो कार्यरत है। 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत है। उसमें तमिलनाडु के कलक्कम में जो एक थोरियम परमाणु आधारित जो संयंत्र है भवानी, उसकी स्थापना की गई है। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पाकिस्तान का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कार्य वहां का संविधान है, उसमें ये लिखा गया है कि जैसे नए चुनाव होंगे उससे पहले एक कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री जो सरकार है वो नियुक्त की जाएगी, और वो जो पूरी कैबिनेट होगी वो जो शासन सत्ता है वो चलाएगी। तो उसी तरीके से पाकिस्तान में ये बोला है 45 दिन का वहां होता है कि उसके अंदर चुनाव करवाने होते हैं। तो नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? अनवरुल हक काकड़, आरिफ अलवी, जलील अब्बास जिलानी या खलील जॉर्ज? इसका राइट आंसर होगा अनवरुल हक काकड़ है, उसको जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई थी अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान है वो कौन है? गोल्ड मेडल जीता था भारत की पहली महिला पहलवान, अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली कौन है? सविता, प्रिया मलिक, हर्षा या अंतिम पंगाल? तो इसका राइट आंसर होगा अंतिम पंगाल, हरियाणा की खिलाड़ी अंतिम पंगाल। अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में जो गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान है वो है। हालांकि इन्होंने भी आगे जाके गोल्ड जीता था, परंतु पहली कौन बन गई थी? अंतिम पंगल थी। अगला सवाल है, राजस्थान साहित्य अकादमी का 22-23 के लिए मीरा पुरस्कार निम्न में किसे दिए जाने की घोषणा की है? ये कंफ्यूज मत होना दोस्तों इस सवाल में आप, क्योंकि अभी घोषणा की थी 19-20, 20-21 और 22-23, 21-22 और 22-23 की। अभी 22-23 की जो ये लेटेस्ट है, ये मैं बता रही हूँ कि राजस्थान साहित्य अकादमी का जो मीरा पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिए जाने की घोषणा हुई? डॉक्टर पदमजा शर्मा, गोविंद माथुर, रति सक्सेना या आर डी सैनी? तो इसका राइट आंसर होगा रति सक्सेना जी है। 22-23 का रति सक्सेना जी हंसी एक प्रार्थना है, इसके लिए मीरा पुरस्कार दिया था। और रति सक्सेना जी को केरल साहित्य अकादमी का भी सर्वोच्च पुरस्कार है वो प्राप्त हो गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मीरा पुरस्कार है वो हंसी एक प्रार्थना के लिए, और लिस्ट ध्यान में रखनी है कौन से ईयर का, मे भी वो आपसे पूछ ले 21-22 का, तो वो ये नहीं है 21-22, 19-20, 20-21, 21-22 के अगर आपको देखने हैं, क्योंकि इनकी घोषणा एक साथ हो गई थी, तो वो जो पहला अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, पीडीएफ में आपको अवेलेबल है। और 22-23 के मैं आपको यहाँ कवर करवा देती हूँ। तो 22-23 याद रखना है साल, उसका मीरा पुरस्कार किसको मिला है? रति सक्सेना जी को मिला है। और उनका काम क्या था? हंसी एक प्रार्थना के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। रांगे राघव पुरस्कार अगर बात करें तो वो भरत चंद्र शर्मा जी को दिया है। पीर पर्वत सिंह की कविता संग्रह उनकी पीर पर्वत सिंह, उसके लिए भरत चंद्र शर्मा जी को रांगे राघव अवार्ड है वो दिया गया है। देवीलाल सांबर अवार्ड है वो अजय अनुरागी को दिया है रोंग नंबर के लिए। देवीलाल सांबर पुरस्कार किसको दिया गया है? अजय अनुरागी को, रोंग नंबर उनकी साहित्य कृति है उनके लिए दिया गया है। तो ये तीन आप याद कर लेना जो लेटेस्ट है 22-23 के लिए। बाकी
में भी पेपर बनाते टाइम आपको ये हो सके कि 22-23 की जगह आपको 21-22 का भी पूछ ले कि साहित्य अकादमी का 21-22 का जो मीरा पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, वो डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया गया है। इसके अलावा ये जो अवार्ड और है उसकी पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर दी गई है, वहां आप देख लेना। क्लियर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में कितनी महिलाएं अपनी पसंद का स्मार्टफोन है वो चुन रही है। अभी शुरू की है राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। उसमें सवाल ये पूछ रहे हैं कि प्रथम चरण में कितनी महिलाएं हैं जो इसके अंतर्गत लाभान्वित होगी। 20 लाख महिलाएं, 30 लाख महिलाएं, 40 लाख या 50 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा 40 लाख। इसकी शुरुआत हुई है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत 10 अगस्त 2023। सबसे पहले तो ये याद रखो, लेटेस्ट है, सवाल आ सकता है। शुरुआत कब हुई? 10 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। प्रथम चरण में 40 लाख महिला है वो इसको इनका लाभ मिलेगा। इसके अलावा ये क्लियर है कि 1 करोड़ महिलाओं को अगले चरण में, ऐसे चरण में 1 करोड़ महिलाओं तक इन जो भी चिरंजीवी जो लाभान्वित है महिलाएं हैं उनको इसका लाभ दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या लाभ मिलता है? एक तो सिम युक्त आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा और 3 साल तक की फ्री कनेक्टिव इंटरनेट सेवा है वो इसके अंतर्गत आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। क्लियर। तो ये थी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। प्रथम चरण, ये सवाल ये आ सकता है कि प्रथम चरण में जो लाभान्वित होगी, वैसे लक्ष्य क्या है 1 करोड़ महिलाओं को, पर प्रथम चरण में कवर करेंगे 40 लाख महिलाओं को। ठीक है। और इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2023 से हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रक्षेपित हेंग सांग मिसाइल वांगसोंग 18 है, इसका संबंध किस देश ने, किस देश ने इस मिसाइल को प्रक्षेपित किया है? ईरान, दक्षिण कोरिया, 2 बार लिख दिया ईरान, इराक आना था। ठीक है, कोई ना, ये सही नहीं है आंसर। और उत्तर कोरिया, तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है उत्तर कोरिया। हेंग सांग मिसाइल है वो किसने प्रक्षेपित की है? उत्तर कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइल है। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की कितनी बटालियन का गठन किया जाएगा? राजस्थान में राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की बटालियन है वो उसका गठन किया जाएगा। कितनी? 1, 2, 3 या 4? तो ध्यान रखना है दोस्तों, आ सकता सवाल 3। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की 3 बटालियन कहां कहां पर, ये भी आ सकता है, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा। कहां पर? भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा, इन 3 जगह पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की 3 इकाइयां हैं उसकी स्थापना की जाएगी। भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा। अभी विश्व जनसंख्या दिवस था 11 जुलाई को, तो उस दिवस पर, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में संस्थागत पुरस्कारों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस जिले को, राजस्थान का कौन सा जिला जिसको प्रथम स्थान दिया गया? हनुमानगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़ या बूंदी? इसका राइट आंसर है दोस्तों झालावाड़। पहला स्थान किसको मिला? झालावाड़ को। और अगर ये पूछ ले दूसरा स्थान या क्रम कुछ पूछ ले तो दूसरा स्थान था हनुमानगढ़ का और प्रथम स्थान था अपना झालावाड़। नेक्स्ट है संत पीपा शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? संत पीपा शोध केंद्र जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या कोटा? तो याद कर लो आज आप, संत पीपा राजस्थान के प्रसिद्ध निर्गुण संत थे, कबीर दास जी के शिष्य थे। वैसे इनका संबंध झालावाड़ से था, परंतु संत पीपा शोध केंद्र की स्थापना करेंगे हम दोस्तों उदयपुर में। संत पीपा शोध केंद्र की स्थापना कहां पर की जाएगी? उदयपुर में की जाएगी, ताकि सामाजिक सद्भाव और उससे संबंधित जो भी उपदेश है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके और इस पर विस्तृत शोध कार्य वो हो सके। नेक्स्ट है बजट में घोषणा हुई थी मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? बजट में घोषणा में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो तो नाम से पता चला कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, तो नाम मारवाड़ यानी जोधपुर में। तो ये सवाल भी आ सकता है कि जो मारवाड़ चिकित्सा यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर में। और माइनिंग यूनिवर्सिटी एक और बजट में घोषणा हुई थी, उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? कोटा में। माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा में, मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर? जोधपुर में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत आपकी 10 योजनाएं हैं उनमें से एक योजना ये भी है, जिसके अंतर्गत जो भी अन्नपूर्णा फूड पैकेट है वो दिए जाएंगे
और जो कॉन्फेड के माध्यम से यानी सहकारिता विभाग इसका नोडल विभाग होगा, उसके माध्यम से ये दिए जाएंगे। और जिला स्तर पर जो जिला कलेक्टर है वो वहां के अधिकारी होंगे। अब 15 जो टेंडर पास करेंगे आउट करेंगे वो जो 15 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हुई। अब ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना अभी शुरुआत हुई इसकी 15 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। 15 अगस्त 2023 मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिसके अंतर्गत 1 किलो दाल आपको तेल दिया जाएगा, चीनी दी जाएगी, नमक दी जाएगी, तो उसके अंतर्गत ये फूड पैकेट है उसमें ये सब शामिल होंगे। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और साइबर अपराधों की जांच के लिए साइबर अपराध एक जांच केंद्र है उसकी स्थापना की गई। उसकी घोषणा है तो कहां पर की जाएगी इसकी घोषणा? साइबर अपराध जांच केंद्र। तो राजस्थान पुलिस अकादमी उसके साथ मिलके अजमेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका जयपुर में, ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाया जा सके, उसके लिए शोध किया जा सके, उस तरीके की टीम है उसका गठन किया जा सके। तो राजस्थान पुलिस अकादमी के साथ मिलके और साइबर अपराध जांच केंद्र है उसकी स्थापना जयपुर जिले में की जाएगी। नेक्स्ट सवाल है और लास्ट सवाल है अपना ब्रिक्स। ब्रिक्स की भी मीटिंग हो रही है, कहां पर? जोहान्सबर्ग में, है ना, कल से स्टार्ट होगी। तो सिंपल सवाल तो ये आ सकता है कि हाल ही में 2023 में जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई कहां पर हुई? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में उसकी बैठक हो रही है। इस ब्रिक्स समूह के बारे में बात करें तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। ब्रिक्स नहीं, ब्रिक्स शब्द ये किसने गढ़ा था? ब्रिटिश एक अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील, 2011 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये था ब्रिक। ब्रिक यानी ब्राजील, ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया और सी मतलब चाइना। इन सब का एक समूह स्थापित करने के लिए 2001 में एक कॉन्सेप्ट आया था, वो था ब्रिक, जिम ओ'नील ने दिया था। फिर इसका गठन हुआ तो इनकी पहली बैठक, किसकी? ब्रिक की पहली बैठक हुई 2009 में। और कहां पर? रूस के पिट्सबर्ग में इसकी पहली बैठक हुई। ये भी आरएस प्री में पहले सवाल आया था कि ब्रिक्स की पहली बैठक कहां पर हुई? तो 2009 में भी थी, ठीक है, 2009 में भी थी रूस में। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ। ये ब्रिक था तो ब्रिक्स से ये बन गया ब्रिक्स। एस तो एस यानी साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ दोस्तों? 2010 में। 2010 में इसमें शामिल हुआ था। हाल ही में इसकी बैठक कहां पर हुई है? जोहान्सबर्ग में भी, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसकी मीटिंग हो रही है। तो ये ध्यान रखना, होगी अभी कल से स्टार्ट होगी, इस वजह से मैंने होंगी लिखी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो सभी सही या कोई भी नहीं? तो ये आपके लिए सभी स्टेटमेंट है, ये सही है। तो वर्तमान में ब्रिक क्या बन गया? ब्रिक्स। कब? 2010 में ब्रिक्स बना। ये जो कल वाली मीटिंग है इसमें मुख्य फोकस किस पे रहेगा कि जो नए मेंबर्स जो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस ग्रुप में, उसमें शामिल करने के लिए विचार विमर्श इस पर किया जा सके। इसके लिए ये जो जोहान्सबर्ग मीटिंग है इसमें क्या और आउटपुट आएंगे वो हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये था ब्रिक्स समूह से संबंधित कुछ स्टेटमेंट। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में हमने देखा आज कि कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक थे। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास के साथ। आप सब इसको जो भी क्लासेज हो रही हैं ये मिनी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, वो सब देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।